नमस्कार। आज हम आवर बीजों की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ प्रेजेंट एंजियोस्पर्म्स। द्विबीजपत्रियों व एकबीजपत्रियों का उद्गम और विकास और इसके विकास का प्रक्रम अर्थात प्रक्रिया पर आज का हमारा डिस्कशन केंद्रित होगा। द्विबीजपत्रियों और एकबीजपत्रियों का उद्गम और विकास अर्थात ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिल्स, इन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। द्विबीजपत्रियों का उद्गम जिम्नोस्पर्म से तथा एकबीजपत्रियों का उद्गम द्विबीजपत्रियों से माना जाता है। अर्थात सबसे पहले जिम्नोस्पर्म आए, जिम्नोस्पर्म से डेवलप हुए द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोटिलेडन्स, और डाइकोटिलेडन्स अर्थात द्विबीजपत्री से विकसित हुए मोनोकोटिलेडन्स एकबीजपत्री, और एकबीजपत्रियों को सबसे एडवांस अर्थात प्रगत माना गया है। जो लाइन ऑफ इवोल्यूशन है वो हमें दिखाई देती है जिम्नोस्पर्म टू डाइकोटिलेडन्स टू मोनोकोटिलेडन्स। इन वर्गों की उत्पत्ति बहुस्रोतोद्भवी अर्थात पॉलीफाइलेटिक बताई गई थी, लेकिन अब यह समझा जाता है कि द्विबीजपत्रियों से एकबीजपत्रियों की उत्पत्ति एक स्रोतोद्भवी है अर्थात मोनोफाइलेटिक है। बेली तथा चिडल के अनुसार मोनोकोट्स का विकास वाहिका विहीन डाइकोट से हुआ है अर्थात वेसललेस द्विबीजपत्री से हुआ है। तीन साइंटिस्ट हचिंसन, टक्ताजन और थोर्ने के अनुसार हम देखते हैं कि किस प्रकार इनका उद्गम हुआ होगा। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हचिंसन के अनुसार एकबीजपत्रियों का विकास रेनेलिस से दो दिशाओं में हुआ है, रेननकुलोइडी टू एलिसमेटेसी एंड हेलेबोरेडी टू ब्यूटोमेलिस। अकॉर्डिंग टू तक्ताजन अर्थात तक्ताजन ने सुझाया कि मैग्नोलिडी से निम्फियलिस तथा एलिसमेटलिस का साथ साथ विकास हुआ है अर्थात पैरेलल इवोल्यूशन हुआ है। थोर्ने का विश्वास है, अकॉर्डिंग टू थोर्ने का विश्वास है कि एकबीजपत्रियों का विकास मोस्ट प्रिमिटिव द्विबीजपत्रियों से हुआ है अर्थात बहुत आदिम द्विबीजपत्रियों से हुआ है। यहां हमने बात करी हचिंसन के अनुसार, तक्ताजन के अनुसार और थोर्ने के अनुसार जो विकास किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ होगा डाइकोट का और मोनोकोट। इस इवोल्यूशन प्रोसेस विद इन द प्रेजेंट एंजियोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं, और आदिम एंजियोस्पर्म के स्वभाव में के संबंध में कुछ विवाद पाए गए हैं, कंट्रोवर्सी है, जिनके चलते कुछ बॉटनिस्ट वृक्ष स्वभाव को प्रिमिटिव मानते हैं अर्थात आर्बोरेसेंट नेचर को, और कुछ बॉटनिस्ट शाक स्वभाव को आदिम मानते हैं अर्थात हर्बे नेचर को प्रिमिटिव मानते हैं। मोस्टली जो बॉटनिस्ट हैं वो मानते हैं कि प्रिमिटिव नेचर है वृक्ष स्वभाव, लेकिन कुछ शाक स्वभाव को भी आदिम मानते हैं। लेकिन जहां तक प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के अन्य लक्षणों का सवाल है, उनमें अधिकांश मामलों में आम सहमति देखी जाती है तथा कोई विवाद नहीं है। तो हम यहां पर ऐसे कुछ लक्षणों को देखेंगे जहां कोई विवाद नहीं है, जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के लक्षण है। जैसे हमने प्लांट हैबिट की बात यहां नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे, क्योंकि उसमें विवाद हो गया कि वृक्ष स्वभाव प्रिमिटिव है या शाक स्वभाव प्रिमिटिव है। मोस्टली हम जानते हैं कि ट्री और श्रब होना प्रिमिटिव है, लेकिन हम यहां इसको शामिल नहीं कर रहे हैं। तो मेन कैरेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स अर्थात आदिम एंजियोस्पर्म के प्रमुख लक्षण हैं, उनको हम सूचीबद्ध करके कुछ को यहां पर लिख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी पत्तियां किस प्रकार की होगी। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की पत्तियां सरल, एकांतरित, अननुपर्णी, सिंपल, अल्टरनेट, एक्स स्टिपुलेट और एंटायर अर्थात अछिन्न होगी, और सवरंत होगी, पिटियोलेट। तो लीव्स इस प्रकार के लक्षण धारण करती है प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, और पत्तियों का जो शिराविन्यास है वो जालिकावत शिराविन्यास होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। पर्व संधियां जो होगी वो एक रिक्तिका युक्त होगी और दो पर्ण अनुपथों वाली होगी, यूनिलेकुलर विथ टू ट्रेसेस। ये कैरेक्टर्स होगा इनकी पर्व संधियों में। और अब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स वाहिकाओं को लेकर के, कि जो वाहिकाएं वो अनुपस्थित होगी, वेसल्स एब्सेंट होंगी,
और अगर होंगी तो वो वाहिनिकाओं के समान होती थी, अर्थात लाइक ट्रैकेट्स, वाहिनिकाओं के समान वाहिका का पाया जाना, या तो अनुपस्थित है या वाहिनिकाओं के समान लाइफ ट्रैकेट्स हो। जैसे हमने बात करी ड्रीमिस प्लांट के अंदर, इनके अंदर की वाहिका नहीं पाई जाए, जो हमने विंटरेसी फैमिली की बात करते हैं। तो ऐसे मोस्ट प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं, वाहिका का नहीं पाया जाता। जो फ्लावर है वो द्विलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल है, अरीय सममिति वाला अर्थात रेडियली सिमेट्रिकल है, स्पाइरली अरेंज्ड फ्लोरल पार्ट्स है, सर्पिल चक्रिक पुष्प पाया जाएगा। जो पुष्पांग है वो स्पाइरली अरेंज्ड होंगे, सर्पिल रूप से विन्यासित होंगे, अर्थात जो इनके परिदल होंगे वो सर्पिल रूप से विन्यासित होंगे। तो ये फ्लावर कैरेक्टर धारण करेगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि सर्पिल चक्रिक होना, स्पाइरली अरेंज्ड फ्लोरल पार्ट्स का। रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखते हैं हम पुमंग और जाया। पहले पुमंग में हम देखते हैं कि पुंकेसर किस प्रकार के होते थे, चौड़े, अविभेदित तथा ये सीमांत लघु बीजाणु धानियां युक्त होते थे। सीमांत लघु बीजाणु धानियां युक्त होते थे, अनडिफरेंटेड होते थे। जो 3 भाग होते हैं पुंकेसर में, उनमें से अविभेदित होता था, परागकोश, पुतंतु और योजक। तो अविभेदित पराग पुंकेसर, और संख्या इनकी असंख्य होती है, अनंत होती है, ज्यादा होती है, मेनी स्टेमेंस है। ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। अब जायंग में हम बात करते हैं अंडकों को लेकर किस प्रकार की संख्या है। जो अंडक होते थे वो चौड़े, बड़े, लार्ज, जिनमें बीजांडों की संख्या काफी अधिक होती थी, और वर्तिकाग्र सीमांत तथा पूर्णतया बंद नहीं होते थे। कार्पस, वर्तिकाग्र सीमांत होता था, पूर्णतः बंद नहीं होता था। तो कार्पस जो है वो अंडक चौड़े होते थे, बड़े हैं, संख्या में अधिक है, मेनी कार्पस हैं। और एक जो कैरेक्टर जिसके हम बाद में बात करेंगे, ओपन कार्पस, खुला अंडक। और ये पूछा था खुले अंडक वाले वंशों के नाम दीजिए, ओपन कार्पस, तो खुला अंडक इनमें होता था। जो बीजांड है, इनका जो बीजांड है वो बाइटेग्मिक अर्थात द्विअध्यावरणीय होगा, 2 अध्यावरण है। और स्थूलकाई अर्थात क्रेसिनुसिलेट, क्रेसिनुसिलेट स्थूलकाई बीजांड होगा यहां। अब बात करते हैं इनके फल की। सरल प्रकार का फल है, फोलिकल, फोलिकल प्रकार का फल जो है वो इनके अंदर पाया जाएगा। तो ये हमने यहां पर कैरेक्टर्स जो सूचीबद्ध किए हैं वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स हैं, जिनमें कोई विवाद नहीं है, जिनको मान लिया गया कि ये प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं, मोस्ट प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है, वो हमने सूचीबद्ध करके इस स्लाइड में हम 8 बिंदुओं को देख रहे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु आया, जैसे वाहिकाओं की अनुपस्थिति होती थी, उनमें सर्पिल चक्रिक पुष्प होते थे, संख्या ज्यादा है पुंकेसरों की, अंडकों की, ओपन कार्पल्स है। ये कैरेक्टर्स हमने यहां पर लिखे मोस्ट प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। अब हम देखने जा रहे हैं इवोल्यूशन प्रोसेस विद इन द प्रेजेंट एंजियोस्पर्म्स, किस प्रकार इनकी विकास की प्रक्रिया चली, वर्तमान एंजियोस्पर्म के भीतर विकास प्रक्रम कैसे हुआ होगा, किससे कौन सा पार्ट डेवलप हुआ। ये जो उपयुक्त हमने पिछली स्लाइड में देखा आदिम लक्षण वाले एंजियोस्पर्म से, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म वाले, प्रिमिटिव कैरेक्टर वाले एंजियोस्पर्म से आधुनिक एंजियोस्पर्म का विकास हुआ है, प्रेजेंट एंजियोस्पर्म का विकास हुआ है। उस प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म से आज के जो प्रेजेंट एंजियोस्पर्म है उसका विकास हुआ है, और उनमें ये प्रक्रियाएं शामिल हुई जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। और इस प्रक्रम में निम्नांकित क्रियाओं का उपयोग हुआ है। उन क्रियाओं को हम यहां पर देखते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस यहां पर शामिल है। जैसे रिडक्शन अर्थात मसन, संलयन अर्थात फ्यूजन, चेंज इन सिमेट्री अर्थात सममिति में परिवर्तन, और विस्तारण अर्थात इलेबोरेशन, एलेबोरेट हुआ। तो ये हमने इन 4 बिंदुओं के अंदर बात करेंगे हम किस प्रकार पुराने आदिम एंजियोस्पर्म से प्रेजेंट आधुनिक आवर्त बीजी का विकास हुआ। सबसे पहले देख रहे हैं मसन, रिडक्शन, कुछ चीजों का मसन हुआ और प्रेजेंट एंजियोस्पर्म बने। कई कुलों के सरल दिखने वाले पुष्प वास्तव में उनके आरंभिक जटिल रूपों में फसन या सरलीकरण का परिणाम होते हैं। जैसे पुंकेसरों अथवा अंडकों के हसन या लुप्त होने से एक लिंगी पुष्प का निर्माण होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अमेंटीफेरी के
एक लिंगी पुष्पों का निर्माण श्वसन द्वारा हुआ माना जाता है। परिदल पुंज के एक चक्र के लुप्त होने से पेरिंग के मोनोक्लेमाइटस, एक परिदल पुंजी अर्थात जिसको हम हिंदी में कहेंगे, तथा दोनों चक्रों के नष्ट होने से अपरिदली अर्थात एक्लेमाइटस नग्न पुष्प बनते हैं। दोनों चक्र से एक चक्र गायब हुआ, लुप्त हुआ तो मोनोक्लेमाइटस, एक परिदल पुंजी। दोनों चक्र नष्ट हो गए, अपरिदली एक्लेमाइटस, इस प्रकार के पुष्प बने। इस प्रकार इनका विकास हुआ, परिदलों की वसन हुआ। इसी प्रकार अंडाशय में बीजांडों की संख्या में कमी होकर अंततः एक बीजांड वाली स्थिति निर्मित होती है। पोलीकार्पली टू मोनोकार्पली, बहुअंडप, इससे एक अंडप वाली स्थिति आई, होसन होता गया और ये एक अंडप वाली स्थिति बनी। जैसा कि रेननकुलेसी में बहुबीजी फोलिकल से एक बीजी एकीन के बनने में स्थिति देखी जा सकती है। फैमिली रेननकुलेसी में फोलिकल टू सिंगल सीडेड एकीन। पुष्प के आकार में भी कई बार कमी देखने को मिली, होसन हुआ। पुष्प के आकार में कमी भी होसन का परिणाम है, रिडक्शन का परिणाम है, जो हमें बहुत सी फैमिली में देखने को मिलती है, जैसे एस्ट्रेसी में, पोएसी में, साइप्रेसी। इन कुलों में हम देख सकते हैं पुष्प के आकार में कमी आती गई। और इसी प्रकार से बीजों में रिडक्शन हुआ, बीजों में होसन को ऑर्किडेसी फैमिली में देखा जा सकता है। तो ये हमने देखा रिडक्शन अर्थात होसन हुआ, और आधुनिक एंजियोस्पर्म में वो प्रवृत्ति जो हमें देखने को मिली वो पुराने में आदिम आवर्त बीजियों में संख्या अलग थी और प्रेजेंट एंजियोस्पर्म में संख्या में कमी आई, होसन हुआ, और एक आधुनिक एंजियोस्पर्म प्रेजेंट एंजियोस्पर्म का विकास हुआ। अब हम दूसरा देखने जा रहे हैं। कुछ का जैसे रिडक्शन हुआ तो कुछ का संलयन हुआ, उसको उससे प्रेजेंट एंजियोस्पर्म बने। संलयन अर्थात फ्यूजन। विकास के दौरान एंजियोस्पर्म में विभिन्न स्तरों पर पुष्पांगों के संलयन से अनेक पुष्पीय जटिलताएं निर्मित हुई। वहां हम जटिल से सरल की तरफ आए, यहां हम सरल सब जटिल की तरफ जा रहे हैं। जटिल पुष्प में जटिलताएं निर्मित हुई है। समान अंगों के परस्पर संयुक्त होने अर्थात संसर्जन कोहेजन से संयुक्त बाह्य दलिता बनी, जैसे गेमोसेपेली। संयुक्त दलिता बनी अर्थात गेमोपेटेली। सपुमंगता बनी अर्थात सिनेंड्री, और युक्त अंडपी बने अर्थात सिनकार्पी, जैसे लक्षणों का निर्माण हुआ है। और विभिन्न फैमिलियों में हम इनको देख सकते हैं, जैसे हमने कुछ उदाहरण दिए, पोलीसेपेली से गेमोसेपेली, पोलीपेटेली टू गेमोपेटेली। इसी प्रकार से पुमंग अकेले थे सिनेंड्री, और एपोकार्पस से सिनकार्पस। पुंकेसरों का भी विविध स्तरों पर संलयन हुआ है। पुमंग में केवल पुतंतुओं में परस्पर संयुक्तन से संघी स्थितियां बनी, जैसे मोनोडेल्फस, डाइएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस आदि। एक संघी मोनोडेल्फस जैसे मालवेसी में, द्विसंघी डाइएडेल्फस जैसे पेपेलुसी में। इस प्रकार की संघी अवस्था बनी पुतंतों के समय। और ऐसे ही केवल परागकोशों का संलयन हुआ, एंथर्स का फ्यूजन हुआ, उससे स्थिति बनी जैसे युक्त कोशी सिनजेनेसिस कंडीशन, जो हम कंपोजिटिव फैमिली में देखते हैं, एस्ट्रेसी फैमिली में देखते हैं, युक्त कोशी अवस्था, जहां परागकोश का संलयन हो गया। एक जगह हमने देखा कि पुतंतुओं का संलयन हुआ, एक जगह हमने देखा परागकोश का संलयन हुआ। उदाहरण है हमारे सामने। और संपूर्ण पुंकेसरों का संलयन हो गया अर्थात पुतंतु और परागकोश का, तो सब उमंगी अवस्था बनी सिनेंड्रस जैसे फैमिली कुकुरबिटेसी में हम देखते हैं, ऐसी स्थितियां बनी। तो पुंकेसर में हमने एक संघी, द्विसंघी, बहुसंघी अवस्था बनी। दूसरी तरफ परागकोश का संलयन हुआ तो सिंजेनेसिस युक्त कोशी अवस्था बनी। दोनों मिल गए तो सिनेंड्रस कुकुरबिटेसी फैमिली में देखा आपने जो वैसी स्थितियां बनी। इस प्रकार ये संलयन यहां पर हुआ। इसी प्रकार एक जायांग के अंडकों में भी विभिन्न स्तरों पर संलयन हुआ है, जैसे केवल वर्तिकाओं में संलयन हुआ, वर्तिकाग्रों में, स्टिग्मा में, कैरियोफिलियसी में, और केवल अंडाशयों का संलयन हुआ जैसे एपोसाइनेसी में, तथा संपूर्ण अंडकों में पूर्ण संलयन हुआ जैसे सोलोनेसी में। तो संलयन वाली स्थिति हमें देख रहे हैं। विकास के दौरान पुष्पों के असमान पुष्पांगों में भी संलयन हुआ है अथवा अर्थात आसंजन एडिशन हुआ है। पुंकेसरों के दलों से संयुक्त होने से दल लग्न अवस्था बनी, जिसको हम कहते हैं एपिपेटलस। और ये हमें कई
बहुत सारे उदाहरण हैं एपिपेटलस के दल लग्न के। और बाह्यदल पुंज के अंडाशय से संलेग होने से अधोवर्ती अंडाशय इंफीरियर ओवरी का निर्माण हुआ है, जैसे मेरिटेसी में। तो यह हमने देखा संलयन फ्यूजन। अगला हम देखने जा रहे हैं चेंज इन सिमेट्री, अर्थात सममिति में परिवर्तन हो गया। सममिति में परिवर्तन कैसे हुआ? जैसे प्रिमिटिव जो पुष्प थे, प्रिमिटिव फ्लावर, वो होते त्रिज्या सममित, एक्टिनोमॉर्फिक, नियमित और अरीज सममिति वाले, रेडियल सिमेट्री वाले। इनसे त्रिज्या सममित से क्या बने? एक व्यास सममित पुष्पों का, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का विकास हुआ। और जाइगोमॉर्फिक को एक क्यों मानते हैं एडवांस? क्योंकि ये कीट परागण के लिए प्रमुख अनुकूलता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन की एक प्रयुक्त प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, एक व्यास समित। और बहुत से कुलों जैसे स्क्रोफुलेरियसी, एकेंथेसी, लेमिएसी आदि में एक व्यास समित पुष्प पाए जाते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और बहुत से पुष्पों में कीट परागण को सहज करने की दृष्टि से कीटों के मुखांगों के अनुसार दलपुंज की आकृति में परिवर्तन हुआ। यह भी हमने देखा कि कीट किस प्रकार से जाएगा तो उसकी से अनुसार भी दलपुंजों की आकृति में परिवर्तन हुआ। जैसे लेमेसी फैमिली, जो तुलसी कुल, पोलीबेसिल कुल जिसे कहते हैं, उसका जो बहुत सुंदर पौधा है साल्विया, उसके अंदर इस प्रकार की स्थिति देखी गई। और प्रश्न पूछा जाता साल्विया में कीट परागण, इंसेक्ट पॉलिनेशन इन साल्विया, तथा ऑर्किडेसी के ओफ्रिस के दलपुंजों में हुए परिवर्तन, ये क्लाइमैक्स स्थिति बताते हैं किस प्रकार से सिमेट्री चेंज हुई दशा के अनुसार, कैसे कीट परागण हो। और अंत में हम देख रहे हैं कुछ का विस्तारण, इलेबोरेशन हुआ। बहुत से पौधों में एक आमुख लक्षण के होसन हो गया, तो उसकी कमी को कैसे पूरी की जाए? रिडक्शन हुआ। इससे होने वाली कमी को अन्य लक्षणों के विस्तारण से क्षतिपूर्ति कर ली गई, विस्तारण से। उदाहरण के लिए एस्ट्रेसी में पुष्पों के आकार में होने वाली कमी को उनकी संख्या में वृद्धि करके पूर्ति कर ली। तो यह हमने इवोल्यूशन प्रोसेस विद इन प्रेजेंट एंजियोस्पर्म में देखा। मसन, संलयन, सममिति में परिवर्तन और विस्तारण, अर्थात रिडक्शन, फ्यूजन, चेंज इन सिमेट्री एंड इलेबोरेशन। इससे एक आधुनिक आवर्त बीजी के पौधे का विकास हुआ। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म टू प्रेजेंट एंजियोस्पर्म, इनमें होने वाली प्रक्रियाओं को हमने यहां से समझा। तो आज जो हमारा चैप्टर था वो केंद्रित था ओरिजिन पे और इवोल्यूशन प्रोसेस पर विद इन द प्रेजेंट एंजियोस्पर्म्स। धन्यवाद।